साथियों नमस्कार, मैं संदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। बहुत दिन हो गए, उसके बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और कहीं ना कहीं हम लोग युवाओं की आवाज़ आप लोगों तक के पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और मेरे पास है ऐसे शख्सियत जिसको आप हो सकता है शायद न्यूज़ में या पेपरों में देख रहे होंगे या सोच रहे होंगे जितने कर्मचारी हैं कम से कम वो लोग को अपने रोटी के तौर पर देखते होंगे कि हाँ, ये व्यक्ति अगर संघर्ष करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे हक में मेरे हिस्सा आएगा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से मिलवाना चाहूँगा। हमारे पास में है आदरणीय हमारे रवि गढ़पाले जी, जो हमारे संयुक्त जितने भी कर्मचारी हैं, जितने हमारे छत्तीसगढ़ में हैं, उनके आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे पास में है द्वितीय में हमारे उज्जवल दीवान जी। आप पुलिस परिवार के जितने भी पीड़ित हैं और जितने भी शोषित हैं, जो कहना चाहिए अपने अधिकारों से जो युवा वंचित हैं या कहीं ना कहीं प्रशासन से जो दबे कुचले हुए हैं, उनके लिए आप कंटिन्यू आप संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और आपका एक नाम और फेम अपने आप में है कि युवा आपको आइडियल के रूप में मानते हैं। हमारे अगले पंक्ति में चल देंगे तो हमारे लीगल एडवाइजर के रूप में जो कानूनों की जानकारियाँ देते हैं, तो हमारे साथ में आदरणीय जानू खरे जी हैं। और मैं अंतिम पंक्ति पे हमारे बैठे हुए ऐसे शख्स से भी आपको मिलवाना चाहूँगा जो बोलते हैं ना हम लोग उदाहरण में कि ईंट से ईंट बजाना, तो प्रशासन से जो ईंट के ईंट बजा देते हैं वो हमारे संजीव मिश्रा जी। तो आज आप लोगों के पास में ऐसे महानुभाव हैं और मैं करीब से आप लोगों को थोड़ा ले जाना चाहूँगा, क्योंकि हमारा थोड़ा मोबाइल दूर है लेकिन हम लोग हमारा वीडियो, लेकिन मैं आप लोगों को करीब से दिखवाना चाहूँगा। और मैं आप कुछ सवाल भी इनसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपके मन में भी होगा कि भाई संघर्ष तो होता है लेकिन परिणाम क्या अभी तक के नहीं आ पा रहा है, क्या हो रहा है, क्या दिक्कतें हैं, क्या मुसीबतें हैं। तो जब तक हम जानेंगे समझेंगे नहीं ना, तब तक कि हम किसी के साथ में जुड़ नहीं पाएंगे। और जब तक जुड़ेंगे नहीं तो यहाँ बिखारने वाले राजनीति के यहाँ खेल बहुत माया जाल की तरह है, क्योंकि हर व्यक्ति हर राजनीति करता ये चाहता है कि हम लोग बिखरे रहें युवा देश में। आज आप देखेंगे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश, लेकिन बागडोर मात्र बुजुर्गों के हाथ में होता है। तो कहीं ना कहीं युवाओं को उपेक्षक शिकार होना पड़ रहा है। तो हमारे पास में युवाओं में हम कर्मचारी संघ हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय गढ़पाले जी, तो भैया मैं आपसे बस यही जानना चाहूँगा कि कर्मचारियों के हित के लिए क्या सरकार के प्रति सरकार के पास हमारा क्या संदेश जा रहा है अभी तक के? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज जो हम एक साथ बैठे हैं, हम पाँचों अगर एक साथ बैठे हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हम सिस्टम से सताए हुए लोग हैं, जिसके कारण हम लोग अलग अलग सेक्टर से आने के बाद भी आज संगठित होकर बैठे हैं। देखिए मेरे बगल में जो उज्जवल भाई बैठे हैं, जानू भाई बैठे हैं, आप स्वयं प्रेरक हैं, प्रेरक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं अनियमित कर्मचारी से अलग विभाग से आता हूँ, लेकिन उसके बाद भी हम सब एक साथ जुटे हैं। उसके पीछे कारण यही है कि ये सिस्टम में जो कुप्रथा जो लागू की गई है, उस कुप्रथा के कारण जो हम शोषित और पीड़ित हुए हैं, उस शोषण और पीड़ा को दूर करने के लिए हम लोगों ने संगठन बनाया है और एकजुट होकर जो है अपने अधिकारों को, अपने हक को पाने के लिए लड़ रहे हैं। भैया प्रत्येक सरकार जैसे जब चुनाव आती है तो घोषणा कर देते हैं, घोषणा पत्र में लिख देते हैं कि भैया हमारे सरकार आप लोग बनाइए। उसमें कर्मचारियों का काफ़ी अहम महत्वपूर्ण रोल रहता है। और बाद में जिस प्रकार छल कर दिया जाता है, इस बार भी मौजूदा जो सरकार है यहाँ पे भूपेश बघेल जी की, कांग्रेस की हमारी सरकार, कहीं ना कहीं कर्मचारियों को अभी तक के कोई भी लाभ नहीं दिया है। तो उसके लिए हमारी रणनीति क्या होगी आगे? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी जगत में जो काम करते हैं या जो सिस्टम को चलाने का काम करते हैं, वो सभी जो कर्मचारी होते हैं वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी होते हैं। अगर राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो लाखों की संख्या में शिक्षाकर्मी की बात करें या फिर अन्य जो नियमित कर्मचारियों के संगठन की बात करें, वैसे अनियमित कर्मचारी और बाकी जो कर्मचारी जगत के लोग हैं, वो केवल एक कर्मचारी नहीं, उनका एक बड़ा महकमा जो होता है, वो कहीं न कहीं राजनीति के सत्ता में बैठने वाले कौन होंगे उसकी दशा दिशा भी यही लोग तय करते हैं। तो कहीं न कहीं जो भी पार्टी चाहे वो सत्ता पक्ष में रहती है या अगर विपक्ष में रहती है, तो वो लुभाने के लिए ये प्रयास करती है कि इनके वोट को कैसे लिया जाए। और उसी के कारण हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने अनियमित कर्मचारी को नियमित करने की जो बात थी, या नियमित कर्मचारी भी हैं उनको वेतनमान 4 स्त्री वेतनमान देने की बात हो, या फिर डीए की बात हो, या जो भी उनके सुख सुविधाओं की जो बात होती थी, 7वें वेतनमान की बात है, तो वो चीज़ को लिया गया था। तो हर सरकार, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात करे या विपक्ष की बात करे, तो कर्मचारियों को लुभाने के लिए राजनीतिक महकमे में जो लोग रहते हैं वो निश्चित तौर पे जो है उसका उपयोग करते हैं। और उसी का एक नज़ारा आपको छत्तीसगढ़ में दिखेगा कि आज 4 साल होने के बाद भी अगर हमारा नियमितीकरण नहीं हुआ है, तो केवल और केवल वोट बैंक ये दिख रहा है, सत्ता पक्ष को भी दिख रहा है, विपक्ष को भी दिख रहा है। एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। इस वोट बैंक का उपयोग कब
किया जाएगा, इसको सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग अच्छे से जानते हैं, इसलिए हमारा नियमितीकरण रुका हुआ है। भैया उज्ज्वल भैया, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि व्यक्ति जब प्रताड़ित होता है तो पुलिस के पास जाता है। आप पुलिस रह के आप अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, तो आपका जो मोटिव है, आप किस उद्देश्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? सर, मैं यहाँ पर जितने भी शोषित और वंचित लोग हैं, पहले तो हम लोगों ने पुलिस विभाग की लड़ाई लड़ी, लेकिन पुलिस विभाग से निकलने के बाद हमने देखा कि पीड़ित तो हर क्षेत्र में है। अनियमित कर्मचारियों को देखिए, नियमित कर्मचारियों को देखिए, जो हमसे वादे करके जो सरकार बनाई गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा, आज तक के हमारे वादे पूरे नहीं किए। ठीक एक साल पहले 8 दिसंबर 2021 के दिन संयुक्त पुलिस परिवार से वादा किया गया था कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। 45 सूत्री हमारी मांगे थी, जिसके लिए कमेटी का गठन किया गया एक साल पहले, और आज तक के वो कमेटी में सहायक आरक्षकों को आरक्षक बनाने के लिए बोला गया, उनके लिए डीएसएफ का पद स्वीकृत किया गया। बजट निकले लगभग आज 10 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन उस बजट के बाद उनको वो वेतन नहीं दिया जा रहा है। यानी इतने झूठे वादे किए गए कि अब आदमी बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे, और उनकी मांग कब पूरी करेंगे? अब आप तो 1 साल और बचा है, 1 साल के बाद तो वैसे भी चुनाव आने वाले हैं, फिर आप उन्हीं वादों को दोबारा लाएंगे। इस टाइप की स्थिति हो गई है। पीड़ित वर्ग बहुत ज़्यादा पीड़ित है। भैया, कहीं ना कहीं आपकी जॉब, आप अब अच्छे खासे जॉब पे हो, हर युवा का ड्रीम होता है, घर वालों का ख्वाब होता है कि आपको अच्छा रोजगार मिले, और उसी को आदमी जीवन सेटलमेंट आदमी समझ लेता है कि हाँ, मैं बहुत अच्छे जॉब पे हूँ। लेकिन आपने अपने संघर्ष के लिए जॉब को त्याग किया है, आपको अफसोस है कि आगे आप क्या करना चाहेंगे? सर, आत्मसम्मान से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। मैं शासन की ड्यूटी करने के लिए नौकरी कर रहा था, और आज भी शासन की ड्यूटी करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन नौकरी करते हुए मैं शासन की ड्यूटी नहीं कर पा रहा था। व्यक्तिगत अधिकारियों की ड्यूटी करनी पड़ रही थी, बेगारी करनी पड़ रही थी। और आज भी हमारे कई भाई उसी प्रकार शोषित हैं और पीड़ित हैं, लेकिन वो अपनी बात बोल नहीं पा रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि उनको नौकरी से निकालने का डर दिखाया जाता है। और सिर्फ ये एक विभाग में नहीं, बहुत सारे विभागों में ये प्रथा चली आ रही है अंग्रेजों के ज़माने से। हम अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गए, लेकिन उनकी मानसिकता से अभी तक आज़ाद नहीं हो पाए हैं। इन चीज़ों को देश के युवाओं को सोचना पड़ेगा। आज युवा वर्ग आगे आने से डरता है। जो नौकरी कर रहा है वो नौकरी बचाने के लिए, वो गलत को गलत नहीं बोल पा रहा है। जब तक आप गलत को गलत नहीं बोलेंगे, तब तक के आपके साथ शोषण होता रहेगा। और देश के युवाओं से मैं निवेदन करूंगा, राज्य के युवाओं से निवेदन करूंगा कि युवा सोए मत, अब जागे, जागने का समय है। युवाओं को राज्य और देश की बागडोर संभालनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर राज्य में तरक्की आएगी। भैया, आप काफ़ी टाइम से कहीं ना कहीं कानून से सताए हुए वर्ग में से भी आप रहे हैं। आप एक अवधि तक के आपके ऊपर एक, शायद आप ही जिक्र कर दें तो, शायद आपको राजद्रोह के रूप में भी आपके ऊपर लगा दिया गया है, कि इसलिए क्योंकि आप युवाओं के हक के लिए और कर्मचारियों के हक के लिए, जायज मांगों के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको दुख होता है कि आपने जिस सिस्टम के लिए, जिस देश के लिए आपने सेवा करने का संकल्प लिया था, आपने ट्रेनिंग लिया, वहीं पे आप जब अपना अधिकार मांगने चले गए तो आपके ऊपर राजद्रोह लगा दिया गया। तो अफसोस होता है इस चीज़ का? सर, मुझे अफसोस होता है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में मैंने उन लुभावने वादों पर विश्वास कर लिया और कांग्रेस पार्टी को वोट दिलवा दिया, और खुद भी दे दिया। ये इस बात का अफसोस होता है। आज मेरे ऊपर कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई छत्तीसगढ़ राज्य में, और खुद आंदोलन करके सरकार में आए हैं, गलत नीतियों का विरोध करके सरकार बनाए हैं। और हम जब सही चीज़ की मांग किए और गलत का विरोध किए, हमने सिर्फ ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने में मुझे राजद्रोही बना दिया गया। एक जगह नहीं, दो जगह, दो जिलों में मैं राजद्रोही हूँ, और टोटल 4 जिलों में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया, और 10 महीने तक मुझे जेल में रखा गया। मेरा एक जगह से जमानत होता था, जेल से छूटने से पहले मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता था जेल के अंदर ही, और मेरे को घर के अंदर घुस के आधी रात को उठाया गया था और झूठा 151 का कार्रवाई किया गया, और उसके बाद मेरे ऊपर 4 जगह एफआईआर किए गए। तो जो लोग जनता का शोषण करते हैं, जो जनता के पैसे खा जाते हैं, जो पुलिस विभाग में बड़े बड़े तमगे लगाकर आईपीएस लिख के बैठे हुए हैं, वही लोग नहीं चाहते कि समाज में सुधार हो, और वो झूठी कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल आतुर रहते हैं। मेरे ऊपर तो झूठी कार्रवाई की गई है। मैं तो अपना नार्को टेस्ट देने के लिए तैयार हूं, जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं। एक पुलिस विभाग का अधिकारी बता दो जो बोलता हो कि मैं शोषण नहीं करता हूं।
और अपना नार्को टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाए। एक IPS अधिकारी या एक CPS अधिकारी बता दे जो कि बोल दे कि मैंने कभी रिश्वत नहीं लिया। आपने बहुत बड़ी बात आज यहाँ पे कह दी भैया कि आप नार्को टेस्ट देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मैं इसी शब्दों में बोलूँ भैया, रवि भैया, बहुत सारे कर्मचारी हैं जो लड़ना तो चाहते हैं, लेकिन मैदान तक के कहीं ना कहीं, जो भैया भी बता रहे थे दीवान जी, कि युवाओं में जो डर का माहौल बिठा दिया गया है प्रशासन के द्वारा कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं चाहते, और आप उन सबको आह्वान करते हैं, उनके लिए आप रात दिन एक करके रायपुर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना पूरा समय चाहे तन मन धन तीनों रूप से अर्पण करके आप उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो मंच तक आए और अपने अधिकार के लिए लड़ें? जी देखिए, मैं सभी जो युवा साथी है जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उनको मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी सरकार जो आती है वो 5 साल के लिए चुन के आती है। 4 साल इस सरकार को बीत चुके हैं, और 5वां साल जो होता है वो निश्चित तौर पे उनके लिए दबाव का एक वर्ष होता है, क्योंकि उनको वोट मांगने के लिए जनता के पास जाना पड़ता है। अधिकतर जो कर्मचारी जगत में जो काम करते हैं उन लोगों को प्रशासन का डर यही रहता है, शासन का डर यही रहता है कि मेरे को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी, मेरे घर परिवार के साथ कुछ उटपटांग हरकत जो है शासन प्रशासन कर सकता है, ये डर उनको बना रहता है। लेकिन जो चुनावी वर्ष होता है, उस चुनावी वर्ष में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो इस तरीके की चीज़ें करने से डरती है, क्योंकि उनको चुनाव में जाके जनता के सामने खड़ा होना पड़ता है। तो सारे डर जो आप लोगों के मन में होगा, वो डर को आप लोग हटा दीजिए, और डर जब हटेगा तभी हम अपने अधिकार और हक को ले पाएंगे। हमने 2018 में जो आंदोलन किया था, उस समय चुनावी वर्ष था, निश्चित तौर पे हमारे सभी जो साथी हैं वो हजारों और लाखों की संख्या में रायपुर राजधानी आके आंदोलन करते थे और आंदोलन में साथ देते थे। ठीक वही समय फिर से आ रहा है, आप अपने डर को भगाइए और निश्चित तौर पे जो हक और अधिकार है वो आपको मिलेगा। बेहतरीन बात यहाँ पे भैया ने कहा है, क्योंकि अगर आप घर पे रहेंगे तो शायद कुछ नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको मैदान में आना ही पड़ेगा। और मैं जाते जाते हुए थोड़ा कुछ बातें हमारे 2 साथी और हैं, उनसे भी मैं पूछना चाहूँगा। तो हमारे पास में जानू खरे जी हैं, आप विधि से बिलोंग करते हैं, और मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आज की युवा, वो भी आज़ाद देश में, जिसके लिए रात दिन हमारे सेनानियों ने अपना प्राण तक आहुति कर दिया, लेकिन कानून से उनको डरा दिया जाता है, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनका डर मन का दूर हो जाए? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि विधि में एक बात कही जाती है कि विधि की भूल ये क्षम्य नहीं है। मतलब कोर्ट और न्यायालय आपसे यही अपेक्षा करता है कि आप सबको विधि का ज्ञान है, तो अपने राइट्स को, अपने लायबिलिटीज़ को, अपने ड्यूटीज़ को पहचानिए। और अभी के टाइम में सारी जानकारी आपको आपके हैंडसेट में, मोबाइल फ़ोन में मिल जाती है, तो अपने राइट्स को जानिए, विधि क्या है वो जानिए, ताकि कोई आपको डरा ना पाए। आपको डराया जाता है, आपको आपके अधिकार से वंचित रखा जाता है, तो अगर आपके पास इस चीज़ का नॉलेज होगा तो आप किसी से नहीं डरेंगे, ना कोई आपके साथ गलत कर सकता है। धन्यवाद। हमारे पास में चलिए मैं बात करूंगा, आदरणीय हमारे संजीव मिश्रा जी हैं। भैया, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज युवाओं के मानसिकताओं के साथ में खेला जा रहा है, उनको झूठा वादा किया जा रहा है सरकार द्वारा, और कहीं ना कहीं इससे इतने युवा आदी हो चुके हैं कि बार बार ठगे जा रहे हैं, तो युवा आदी हो चुके हैं और आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, हमको ये तो नेता है, नेता काम ही है ठगना, और इसमें अपना ज़िंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, 15 वर्ष भाजपा को देख लिया गया है, और हाँ, ये 5 वर्ष लगभग पूरा हो चुका है, कांग्रेस को भी देख लिया गया है, और पीछे भी पूरा देख चुके हैं युवा। आजकल का जो पढ़ा लिखा युवा जो अपनी राइट्स को पहचानता है, वो अब इनको नहीं झेलेगा। जो झूठे वादे करके, लोभ लुभावने वादे करके ये सत्ता हासिल किए हैं, और अगर वो वादे पूरे नहीं होते हैं तो जिन महारथियों से आपने मिलाया है, जो यही महारथी हैं जो 71 सीट पे कांग्रेस सरकार को बैठाए हैं और भाजपा को 15 पे ले आए हैं, अब कहीं उल्टा ना हो जाए। और लेकिन आजकल के युवा अब सोच रहे हैं कि तीसरा ऑप्शन चाहिए, और जिसकी तैयारी जोरों पे चल रही है। और युवाओं को कहना चाहता हूँ कि अपनी आवाज़ उठाने के लिए डरिए मत, थोड़ा भी मत डरिए, और डर नाम का कोई शब्द नहीं होता। आप ही सत्ता में बैठे लोगों के भगवान हैं, आप हैं तो सत्ता में बैठे लोग हैं, नहीं तो नहीं हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा, धन्यवाद। चलिए, हम लोग लगभग सबसे अपने जितने भी जो युवाओं के हकों के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि वीडियो जितने भी देख रहे हैं आपके हो सकता है कोई पर्सनल रीज़न हो जिसके कारण आप लड़ाइयों से दूर भागते हैं, अपने अधिकारों से दूर भागते हैं, या झिझकते हैं कहीं ना कहीं लड़ाई में।
तो एक बार आपको दूर करना होगा और आपको अपनी ताकत दिखाना पड़ेगा, वरन आपको ठगने वालों की कमी नहीं है। और युवाओं जिस प्रकार से आज के युवा ठगे जा रहे हैं लगातार हमारे देश में, तो इस प्रकार से अगर यही प्रवृत्ति चली तो पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलेंगी, किसी न किसी को सामने आना होगा। हो सकता है इस बार की लड़ाई आपके किस्मत में हो, आप ही इस बार के मंगल पांडे हो, आप ही भगत सिंह हो, आप ही चंद्रशेखर हो। तो निश्चित रूप से जितने भी महानुभाव हैं, उन जो हमारे लिए अग्रसर हैं, उनका साथ दें। आइए एक बार पुनः लड़ाई की प्रारंभ करते हैं और इस देश से जो एक गंदी और भ्रष्ट राजनीति है, इससे मुक्त करवा के युवाओं को उनका अधिकार मिले, ऐसा प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।